हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड आफ्टरनून। मैं विजय सिंह एक बार फिर से जो हम पार्ट चला रहे थे, कल हमने पहला पार्ट पूरा किया था हिस्ट्री का। अब हम उससे अगला यानी कि दूसरा पार्ट आज करेंगे। संडे था तो आप फ्री होंगे तो अच्छी तरह देख सकते हैं, इसीलिए चलो हम अब टॉपिक पर आते हैं। क्लास 12th हिस्ट्री और हड़प्पा सभ्यता, ईंट मनके और अस्थियां। तो उस चैप्टर से हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे, जो मतलब ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर या रिक्त स्थान में आने वाले क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन हैं। जैसे पिछली बार जो एग्जाम में आया था वो बनावली का क्वेश्चन आया था, जो हमने कल सोल्व किया था, जिसमें हल्के प्रतिरूप नमूने प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उन क्वेश्चनों से बाहर शायद ही क्वेश्चन जाए, और हमें जो 29 या 30 क्वेश्चन जो एक एक नंबर के आते हैं वो हमें कवर करने, पूरे के पूरे राइट करने। ओके, चलो हम अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कल हम शिल्प नगरी के बारे में पढ़ा था कि जो हड़प्पा सभ्यता की शिल्प नगरी कहलाती थी, जो 7 हेक्टेयर में फैली हुई थी मात्र, और मोहनजोदड़ो 25 हेक्टेयर में फैला हुआ था, फिर भी शिल्प नगरी था चनुंदड़ो। तो उसी के अगले पार्ट में देखते हैं कि कौन सी दो बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित थी। यानी कि दो बस्तियां ऐसी थी जो समुद्र तट के निकट स्थित थी। तो एक तो थी नागेश्वर, एक है बालाकोट। आंसर होगा इसका और बालाकोट। क्योंकि ये दो बस्तियां समुद्र के किनारे स्थित थी, नागेश्वर और बालाकोट। अब क्वेश्चन को उल्टा करके देख लो कि नागेश्वर और बालाकोट कहां पर स्थित थे, यानी कि किधर से भी ऊपर नीचे क्वेश्चन को कर लो। दो क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें कि वो कौन सी बस्तियां हैं जो समुद्र तट के समीप है, या फिर नागेश्वर और बालाकोट कहां पर स्थित है, तो समुद्र के तट पर। हम देखते हैं कि अगर ये समुद्र के तट पर स्थित है तो इनके साथ एक क्वेश्चन और जुड़ा हुआ है कि समुद्र में क्या मिलते हैं, सीप। तो हड़प्पा सभ्यता में सीप जो प्राप्त होती थी, या सीप की सप्लाई जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, चनुंदड़ो में सप्लाई होती थी, वो इन्हीं दो बस्तियों से होती थी। तो कहने का मतलब शंख यहाँ प्रचुर मात्रा में थे, और यहाँ से जो औद्योगिक नगर जहाँ पर मनके वगैरह बनते थे वहां सप्लाई होते थे। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बन गए, राइट है मेरे विचार से, आप समझ गए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में तांबा कहां से प्राप्त होता था। तांबा देखो, उसमें 2-3 जगह हैं। पहला जो मेन है वो है खेतड़ी अंचल। खेतड़ी अंचल यानी राजस्थान से हड़प्पा सभ्यता में तांबे की सप्लाई होती थी। फिर अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में सोना कहां से प्राप्त होता था, या सोने की सप्लाई कहां से होती थी, तो वो होती थी दक्षिणी भारत से। अब इसमें एक चीज देखो दोस्तों, कि इस चीज से ये प्रूफ होता है कि जो
सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी, अब दक्षिण भारत से उनको सोने की सप्लाई होती थी, तो हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में भी ये लोग पहुंच गए थे। जो इक्के दुक्के मतलब अभी वो अवशेष मिलते हैं हड़प्पा कालीन। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन से ये स्पष्ट हो गया कि दक्षिण भारत में भी इनका आना जाना था व्यापार के। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातात्विद ने किस संस्कृति का नाम दिया? यानी जो खेतड़ी में तांबा खेतड़ी से सप्लाई होता था, सिंधु घाटी सभ्यता, तो यहाँ पर जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो पुरातात्विद ने किस संस्कृति का नाम दिया है? तो वह है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। समझ में आया कि जो खेतड़ी से मिले साक्ष्य के अनुसार जो साक्ष्य मिले हैं, तो पुरातात्विक विदों ने उसको किस संस्कृति का नाम दिया गया? तो वो दिया गया गणेश्वर जोधपुरा नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई मर्तबान किस जगह से प्राप्त हुए? अब ये देखते हैं कि मर्तबान एक ऐसे करके बर्तन होता है जिसके बाहर काले रंग से पोता जाता है, तो वो सुराही नुमा होता है। तो वो मतलब मर्तबान हड़प्पा संस्कृति में था, इसकी जगह वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वो प्राप्त हुआ है ओमान से। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि हड़प्पा संस्कृति का ओमान के साथ भी संपर्क था, या ये समझो कि व्यापार होता था। तो हड़प्पाई मर्तबान किस जगह मिला? ओमान से। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के दो प्रमुख स्थान, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में स्थान बहुत थे, लेकिन इसने पूछा है प्रमुख स्थान। तो इस बेसिक डिफरेंस को समझो। अगर इसमें पूछता कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने या स्थान, तो कई स्थान आ जाते, लेकिन इसने क्वेश्चन में की प्रकृति क्या है? हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के प्रमुख कारखाने, दो प्रमुख, जो मतलब सबसे ऊपर थे। तो एक तो था लोथल, दूसरा था चनुंदड़ो। तो दो स्थान थे, लोथल और चनुंदड़ो, जो मनके बनाने के लिए फेमस थे। अब है अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों का किन दो देशों से व्यापारिक संबंध था? यहाँ पे दो देश दे रखे हैं, यानी कि वो दो स्थान जहां पर ये व्यापार भारत हड़प्पा क्षेत्र से निकल कर करते थे। तो एक तो है ओमान। ओमान का हमने पहले ही जिक्र किया था कि मर्तबान मिले हड़प्पा कालीन। तो इसका राइट आंसर होगा ओमान। एक तो ओमान हो गया, दूसरा हो गया मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। तो दूसरा कौन सा हो गया? मेसोपोटामिया। तो दो केंद्र हो गए, दो स्थान जहां से व्यापारिक संबंध थे। तो इससे यह सिद्ध होता है कि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी और दोनों में व्यापारिक संबंध थे। अब है
अवतल चक्कियां हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुई है? जो कल हमने एक क्वेश्चन आया था, जड़ी बूटी पीसने के लिए जिस पत्थर का प्रयोग किया जाता था उसको क्या बोला जाता था? सालन पत्थर। कल हमने उसका जिक्र किया था। तो ये भी उसी का पार्ट है कि अवतल चक्कियां हड़प्पाई सभ्यता में सब कहाँ से मिली है। अवतल मतलब उभरी हुई, थोड़ी उभरी हुई सी थी, वो कहाँ से मिली है? तो वो मोहनजोदड़ो से। आंसर हो जाएगा इसका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। अब मेसोपोटामिया लेक में मगान किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मैंने जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि 3 वर्ड बताए थे मैंने, मगान, दिलमुन और मेलुहा। ये कहीं ना कहीं घूम के क्वेश्चन इनसे आ ही जाता है। तो मगान किसके लिए किया गया था? ओमान के लिए। आंसर हो जाएगा इसका ओमान। तो समझ में आया, मेसोपोटामिया लेक में मगान किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? ओमान के लिए। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लेक में मेलुहा को किसका देश कहा जाता है? मेलुहा को किसका देश कहा जाता है? तो देखो, इसमें मेलुहा को नाविकों का देश बताया गया है। आंसर हो जाएगा इसका नाविकों का देश। किसका देश हो गया? नाविकों का देश। तो मेसोपोटामिया लेक में मगान का ओमान से संबंध है, और नाविक मेलुहा को किसका देश कहा जाता है? नाविकों का। तो यह है, और एक है दिलमुन, उसको भी आप, मैंने क्वेश्चन में नहीं डाला है तो आप शायद यहाँ पे देख लो, उसको मैं बैठ के लिख देता हूँ। दिलमुन किसके लिए प्रयोग किया गया है? बहरीन बहरीन के लिए। दिल्ली की जो दिलमुन है वो बहरीन के लिए प्रयोग में, शब्द प्रयोग में लिया है। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? यानी कि जो हड़प्पा काल में हमें जो अभिलेख या जो कुछ भी जो साक्ष्य मिले हैं लिपि के, उसमें अधिकतम कितने अक्षर हैं? यानी कि जो सबसे बड़ी जो लिपि है उसमें कितने अक्षर हैं? तो उसमें है, आंसर होगा 26। यानी कि जो अधिकतम अक्षर हैं वो 26 हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन बांट किससे बने होते थे? यानी कि जो बांट बनते थे वो किससे बनते थे? ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, और बहुत से एग्जामों में इसको पूछा है, और बोर्ड के एग्जाम में भी इसको पूछा गया है। तो ये बना होता है चर्ट नामक पत्थर से। यानी कि बांट जो बनते थे वो किस पत्थर से बनते थे? चर्ट नामक पत्थर से। तो ये हो गया। कब और किसने हड़प्पा सभ्यता को विश्व की नवीन सभ्यता घोषित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि एक तो कब, यानी कि कौन सी सन में, और किसने।
हड़प्पा सभ्यता को विश्व के सामने लाए कि ये एक नवीन सभ्यता है। तो 1924 में आंसर हो जाएगा इसका 1924। कब का आंसर हो गया 24। और फिर है जॉन मार्शल। तो हड़प्पा सभ्यता को विश्व पटल पर किसने घोषित किया या कौन लेके आया, तो उसमें आएगा जॉन मार्शल। और 1924 में जॉन मार्शल ने घोषित कर दिया है कि हड़प्पा सभ्यता भी है और वो नवीन सभ्यता है। अब है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसकी रचना है, यानी कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसकी रचना है। मैंने कहा था किताबों के क्वेश्चन और परिभाषाओं के क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं, तो 2-3 किताब हैं इस चैप्टर में, तो हमें उनको रटना ही पड़ेगा। तो इसके किसने लिखी थी, एस एन राव। एस एन राव ने कौन सी बुक लिखी थी, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, एस एन राव द्वारा रचित थी। किस पुरातात्विकविद ने सर्वप्रथम हड़प्पा से मोहरें खोजी, यानी कि सबसे पहले हड़प्पा से मोहरें किसने खोजी। ये हड़प्पा पर्टिकुलर हड़प्पा दे रखा है, नहीं कि सभ्यता। ध्यान रखना, मैंने कल भी समझाया था, ये एक तो हड़प्पा सभ्यता हैगा और एक हड़प्पा। कल जो क्वेश्चन था कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के। तो हड़प्पा है तो मतलब हड़प्पा से सर्वप्रथम मोहरे किसने खोजी, तो वो है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। अब एक क्वेश्चन इससे और देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, किस पुरातात्विक ने सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो से मोहरे खोजी, तो उसमें आएगा राखलदास बनर्जी। अब है 17वां क्वेश्चन, हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक है, यानी कि जो हड़प्पाई जीवन था, जो उनका जीवन था, उसको कैसे यानी कि पता लगाएं, कैसे उसको पुनर्निर्मित करें। तो ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनके आधार पर जो पुरातात्विकविद हैं वो उसे पुनर्निर्मित यानी कि उनको समझ सकें। तो उनमें एक तो है मर्दभांड, मर्दभांड, फिर है औजार, औजार, फिर है आभूषण, मर्दभांड हो गए जो बर्तन वगैरह थे, औजार उस टाइम में कौन से औजार काम में लेते थे, और आभूषण। इसके अलावा जैसे कुछ घरेलू सामान भी आ जाते हैं। इनके आधार पर हड़प्पाई जीवन को व्यवस्थित या पुनर्निर्मित करने की कोशिश की है। अब है हड़प्पा सभ्यता में अग्नि वेदिकाएं कहां कहां से मिली हैं, यानी कि अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। अग्नि वेदिकाओं का मतलब जो हम यज्ञ करते हैं और जो वेदिका अग्नि वेदिका बनाते हैं जहाँ अग्नि प्रज्वलित होती है, तो वो है हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुई है। तो 2 स्थानों से प्राप्त हुई है, एक तो लोथल,
एक है कालीबंगन और लोथल, इसमें कंफ्यूज मत हो ना, ये कालीबंगा ही है, लेकिन बुक में इसका नाम कालीबंगन दे रखा है। तो ऑप्शन में अगर कालीबंगन आ जाए तो कालीबंगन करना है, नहीं तो कालीबंगा है ही। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन स्थानों पर पूरी बस्ती की किलेबंदी थी? यानी कि वो कौन सी जगह है या वो कौन से नगर थे जो हड़प्पा कालीन जहां पर पूरी बस्ती को किलेबंदी की हुई थी, यानी कि चारों तरफ सुरक्षा दीवार थी। वो कौन से दो स्थान हैं? तो उनमें आएगा एक तो लोथल और एक धोलावीरा। समझ में आया? ये किन दो स्थानों पर पूरी बस्ती की किलेबंदी की हुई थी? तो वो है लोथल और धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में तौल के माप का अनुपात क्या था? यानी कि जो बांट बनते थे वो चट पत्थर से बनते थे, लेकिन इनका माप क्या था, यानी कि अनुपात किस अनुपात में चलते थे? तो ये 1:2:4:8:16:32:64 ये द्विआधारी तंत्र, यानी कि इस अनुपात में चलते थे। ये नीचे का पोर्शन था और ऊपर वाला दशमलव प्रणाली में चलता था। तो ये हड़प्पाई लिपि लिखी जाती थी, यानी कि जो हड़प्पा की लिपि थी वो अभी तक किसी ने पढ़ी नहीं है, पढ़ी गई नहीं है, शायद भविष्य में भी कोई उसे पढ़ नहीं सकता। लेकिन उनकी लिपि है वो किधर से किधर लिखी जाती है? तो ये दाईं से बाईं ओर। दाएं से बाईं ओर। समझ में आया? फिर है, हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के क्या साधन थे? कल हमने पढ़ा था कि हड़प्पा ये जो क्षेत्र था जलवायु के आधार पर उसे अर्ध शुष्क कहा था। तो सिंचाई के क्या मतलब क्या थे साधन? तो दो चीजों का हमने, तीन चीजों का कल ही जिक्र कर लिया था। एक तो था जलाशय, और एक नहर, और कुओं का जिक्र हमने किया था, और ये तीन ही सिंचाई के साधन थे। तो आगे कुएं, नहर और जलाशय। फिर है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? यानी कि जो पूरी हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? तो इसमें आंसर आएगा हड़प्पाई मोहर। आंसर क्या होगा इसका? हड़प्पाई मोहर। यानी कि पूरी हड़प्पा सभ्यता में अगर सबसे विशिष्ट कोई पुरावस्तु है तो वो थी हड़प्पाई मोहर। अब है, अधोशिव की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? मतलब जो अधोशिव की मोहर थी वो किस जगह, यानी कि आदेश शिव की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये है हड़प्पा से। अजय शिव की मूर्ति कहाँ से, वो सॉरी, मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। तो ये थे हड़प्पा से संबंधित क्वेश्चन।
और अब है हम वो 2-3 फैक्ट हैं जो देख लेते हैं कि कैसे आरंभिक पशुपालन और कृषि के साक्ष्य हमें कब से प्राप्त होते हैं। यानी कि आरंभिक जो कृषि पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए वो प्राप्त हुए थे 10,000 ईसा पूर्व। 10,000 ईसा पूर्व हमें कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और तांबे का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? यानी कि तांबे का पहली बार प्रयोग तो वो है 6,000 ईसा पूर्व। ताम्रपाषाण युग इसको बोला जाता है, ताम्रपाषाण युग। फिर आरंभिक लोह काल यानी कि हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं पाया जाता था, यह इनको ज्ञान नहीं था। लेकिन लोहे का जो आरंभ कब से हुआ था? तो वो हुआ था 1,000 ईसा पूर्व। यानी कि इस समय वैदिक सभ्यता पनपने लगी थी और ये हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो चुका था। तब जाके लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग नहीं होता था क्योंकि इनको जानकारी नहीं थी। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि हमारा मकसद है कि छोटे छोटे क्वेश्चनों को मतलब जो 30 क्वेश्चन है 30 नंबर के वो हमें हमारे बिल्कुल राइट होने चाहिए। तो मैंने कुछ छांट के आपके लिए क्वेश्चन आपको मतलब लगभग ये है कि ये एग्जाम में बोर्ड के एग्जाम में भी आए हुए हैं। कल मैंने बोर्ड का पेपर देखा था पिछले साल का, तो उसमें एक क्वेश्चन तो बनावली वाला था। तो सारे क्वेश्चन थे ना वो कल वाले ही चैप्टर से थे, जो मतलब छोटे क्वेश्चन थे जो कल हमने सोल्व किए थे उन्हीं में से आए थे। तो एक इसमें था मेसोपोटामिया लेख में, क्योंकि देखो पूरा इतना सम्मिलित नहीं कर सकते, लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो लेख है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 वर्ड यूज है, मगान, दिलमुख और मेलुआ। तो ये क्या है कि ये तीनों वर्ड भारत के व्यापारिक संबंधों को या जो व्यापार था उनको दर्शाते हैं। अब जैसे ओमान है, वहां से भी तांबे की सप्लाई होती थी हड़प्पा कालीन लोगों, मतलब हड़प्पा कालीन तांबा और जो ओमान के उस समय का जो तांबा था उनको रासायनिक अभिक्रिया द्वारा मैच किया गया तो दोनों समान पाए गए। तो इसका मतलब ओमान से भी उनके तांबे की खरीद प्रयोग होती थी। तो ये क्वेश्चन है। और कल से अब अपनी क्लास कंटिन्यू रहेगी। शनिवार इतवार को टेस्ट। अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना ताकि छोटे भाई बहनों को और छोटे भाई बहन जुड़ सके। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आपको क्वेश्चन देना नहीं, मतलब उस एक क्वेश्चन को उल्टा सीधा करके कैसे भी पूछे, इसमें ऑब्जेक्टिव भी आ गए और इसमें वन लाइनर क्वेश्चन भी सम्मिलित हैं। अब जैसे मर्द भांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान और कोई भी कुछ जोड़ देगा उसके जरिए किसके जीवन को पुनर्निर्मित करने की कोशिश की गई है? हड़प्पाई जीवन को। और कोई भी अनुष्ठानिक वर्ड देके पूछ सकता है कि कालीबंगा और लोथल में अनुष्ठानों या हड़प्पा सभ्यता में अनुष्ठान होते थे, तो इसके क्या साक्ष्य हैं? तो अग्निवेदिकाएं हैं लोथल और कालीबंगा से। तो ये क्वेश्चन
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और लाइक एंड शेयर करना ताकि सभी को इसका फायदा मिले। और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना। ओके, धन्यवाद।